यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो दशकों से जो दुनिया पर राज कर रहा है, उसको अपने इतिहास का शायद सबसे बदतरीन हार का सामना करना पड़ा है। War रुकवादी पापा। भारत के जाने माने इतिहासकार सैयद इरफान हबीब साहब। मेरे जीवन काल में इतना बड़ा दिन कभी नहीं आया जहां अमेरिका के साम्राज्यवाद को, अमेरिका का जो यूनिपोलर एक सुपर पावर का उसका स्टेटस था, उससे इतनी बड़ी ठेस पहुंची हो। तो मैं आपकी बात यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वियतनाम की जंग के बाद ये एक पहला ऐसा मौका है उसके बाद, और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, ज़ाहिर उनमें ज़्यादातर लोग वियतनाम की जंग के वक्त ज़िंदा भी नहीं थे और वो पैदा भी नहीं हुए थे। वो तमाम लोग ये देख रहे हैं, तो हमारे लाइफ टाइम में कम से कम ये एक बड़ा लम्हा है पूरी दुनिया की राजनीति के लिए। और पूरी दुनिया में जो एक सत्ता का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो सीधे सीधे ईरान के फेवर में शिफ्ट हो गया है। क्या ये ज्यादती होगी या अतिशयोक्ति होगी अगर मैं कहूँ कि ईरान एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर उभरा है आज? एक सोच है। कितना हो गया? आप सोचिए, दुनिया भर के सबसे बड़े नेता इस्लामाबाद में जुटेंगे एक दिन बाद और वहां पर विश्व शांति की चर्चा होगी। जिस मुल्क से आतंकवाद आइडेंटिफाइड है अपने मुल्क में, पड़ोसी मुल्कों में, हिंदुस्तान तो है ही उसके अंदर शामिल, और अफगानिस्तान, तो जहां पाकिस्तान का रोल ये रहा है, वहां आज शांति दूत पाकिस्तान कहला रहा है। नमस्कार, इस बेहद खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर इतनी बड़ी है कि जिसको बताते हुए भी अजीब लग रहा है। जी हाँ, हम इतिहास का एक लम्हा अपने सामने जी रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो दशकों से जो दुनिया पर राज कर रहा है, उसको अपने इतिहास का शायद सबसे बदतरीन हार का सामना करना पड़ा है। ईरान के साथ समझौते के लिए, सीज़ फायर के लिए, या फिर हिंदी में कहें तो युद्धबंदी के लिए तैयार हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, और तमाम मांगें जो ईरान ने कहा था कि अपनी मांगों पर ईरान इस जंग को ख़त्म करेगा या इस जंग पर रोक लगाएगा। 2 हफ्ते के लिए ये युद्धबंदी हुई है। उम्मीद की जाती है कि कम से कम इतने तो उसूल होंगे, इतने तो सिद्धांत होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स इसका पालन करेगा 2 हफ्ते तक, और ये बातचीत जल्द ही शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 पॉइंट्स की ये युद्धबंदी की शर्तें हैं, जिसमें आप सोचिए सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी जहां से पूरी दुनिया का करीब 20 से 25% ईंधन होके गुजरता है। भारत को भी देखें तो कम से कम 70 से 80% यहाँ की गैस और 1/4 हमारी तेल की जो पूरी ज़रूरत है वो यहाँ से होकर गुजरती है। उस पर पूरा कब्ज़ा ईरान का होगा, जो इस जंग से पहले वैसा नहीं था लेकिन जंग के बाद वैसा होगा। तमाम तरह का अग्रेशन, तमाम तरह के हमले बंद हो जाएंगे, और भी कई बिंदु हैं इस बात के जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताऊंगी। लेकिन इतिहास के इस लम्हे को जीने के लिए मैंने आपके सामने फ़िलहाल दावत दी है एक बहुत ख़ास मेहमान को, भारत के जाने माने इतिहासकार सैयद इरफान हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसी दिन आके ये बातचीत की। कैसे देख रहे हैं आप इस दिन को? दिन तो इसलिए बड़ा है क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, और जिस तरह से माहौल बनाया गया था कि तबाही होगी और सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और बड़ी बड़ी बातें थी, तो उसके बाद मैं इसको कम डाउन नहीं कहूँगा, लेकिन आई विल श्योरली कॉल इट कि इसमें थोड़ा रैशनल थिंकिंग, कुछ प्रेशर जो इंटरनेशनली बना, जिसमें चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया, और ये सब ओवरनाइट हुआ क्योंकि रात तक तो ये सब चल ही रहा था, धमकियाँ। तो उसका असर ये हुआ कि कम से कम ट्रंप जैसे इंसान को, जिसको अपने मुल्क के लोग ऑलमोस्ट इंसेन कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये बड़े मिसफॉर्चून है मुल्क का कि ऐसे मौके पर ऐसा राष्ट्रपति उनको मिला जो ये सब उनके साथ, उनके मुल्क के साथ, उनके मुल्क की इकोनॉमी के साथ, उनकी मुल्क की रेपुटेशन के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। तो उस पर भी एक रोक लगा है। तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छा है कि जो नुकसान हुआ वो हो गया,
अमेरिका के लिए अच्छा है। मैं चाहती हूँ सैयद इरफान हबीब साहब कि आप इतिहास के चश्मे से ये बताइए कि आपने पिछली बार इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा लम्हा कब देखा था। हम जिस दौर में अभी जी रहे हैं, कम से कम 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, उससे ज़्यादा लंबे वक्त से मैं जी रही हूँ। मेरे जीवन काल में इतना बड़ा दिन कभी नहीं आया जहाँ अमेरिका के साम्राज्यवाद को, अमेरिका का जो यूनिपोलर एक सुपर पावर का उसका स्टेटस था, उससे इतनी बड़ी ठेस पहुंची हो। वियतनाम के बाद तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा लम्हा है। वियतनाम में तो ये हुआ था कि बहुत लंबी लड़ाई चली थी और बड़ी तबाही हुई थी, उसके बाद एक कम डाउन हुआ और फिर अमेरिका को आना पड़ा वहाँ से, लेकिन वो बेइज्जती ज़रूरी वियतनाम से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, वियतनाम तो एक मतलब एक ऐसा है कि इतिहास में बहुत सारे लम्हे हैं जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। वियतनाम इज़ वन, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उसके जिक्र भी होता है, और आज बताइए हमें। इस मौके पर भी बहुत लोगों ने उसका जिक्र किया, और उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व थे अमेरिका के, जैसे मोहम्मद अली जैसे बॉक्सर, उसने मना कर दिया था कि मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि ये कंपलसरी सर्विस थी, और इन प्रोटेस्ट ही सेड आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। तो इस तरह उसके बहुत से लम्हे आए थे उस वक्त जहाँ वियतनाम में लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसकी मुखालफत की उनके अपने मुल्क में। वही आज भी हुआ जो पिछले एक महीने से हो रहा है। बड़े बड़े जेफरी सैक्स से लेके बड़े बड़े एक्टर्स, जनरल्स, ये सब लोग दे वर ऑल कॉलिंग आउट ट्रम्प। तो ये अपने मुल्क में टू बी क्रिटिकल ऑफ योर ओन कंट्री, ऑफ योर ओन प्रेसिडेंट, ये आमतौर से नहीं होता है, ख़ास तौर से जब आप मुल्क लड़ रहा हो, लड़ाई लड़ रहा हो, और एक ऐसी लड़ाई जो इलीगल है, जिसको लोगों ने इलीगल कहा, और ये एहसास नहीं किया कि हमें एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि लड़ाई में तो अगर आप अपना मुल्क का साथ ना दे तो आप तो एंटी नेशनल हो ही जाते हैं। एंटी नेशनल हो जाते हैं आप सरकार के अगर नजरिए से जरा भी असहमत हो। हमने सिंदूर के समय पे ये देखा है। इरफान हबीब साहब, ये सोचिए आपकी लड़ाई ऐसे मकाम पर थी जहां दो न्यूक्लियर कंट्रीज बिल्कुल लग रहा था कि एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला करेंगे। मैंने एक ट्वीट किया था कि हमें जंग नहीं चाहिए, जो मैं अभी भी मेंटेन करती हूँ। चाहे ईरान इस जंग को जीत रहा है, तब भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। आप ये सोचिए कि इतना हमला हुआ मेरे जैसे लोगों पर और देशद्रोही कहा गया सिर्फ ये कहने के लिए कि नो टू वॉर। नो टू वॉर, या नहीं तो ये लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। और मुझसे भी बहुत लोगों की बहस होती थी कि भाई ईरान के फेवर में लोग बोलते थे, और उसमें मुझे कोई वो नहीं है, वो जो ईरान की पोजीशन थी उस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जंग को सपोर्ट करना और ये कहना कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है और ईरान बहुत पावरफुल है, मैं यही कहता था कि भाई पावरफुल है लेकिन उसकी अपनी लिमिट्स हैं। अमेरिका एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है, और मॉडर्न वॉरफेयर में कोई विक्टर नहीं होता। मॉडर्न वॉरफेयर में वैंक्विश्ड ही होते हैं दोनों तरफ से, एक कम बर्बादी झेलता है, एक ज़्यादा बर्बादी झेलता है, लेकिन आबाद कोई नहीं होता, क्योंकि ये तलवारों की लड़ाई नहीं है जहाँ सिर्फ कॉम्बेटेंट्स मरते थे। बिल्कुल। तो मैं आपकी बात यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वियतनाम की जंग के बाद ये एक पहला ऐसा मौका है उसके बाद, और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जाहिर उनमें ज़्यादातर लोग वियतनाम की जंग के वक्त ज़िंदा भी नहीं थे और वो पैदा भी नहीं हुए थे। वो तमाम लोग ये देख रहे हैं। तो हमारे लाइफ टाइम में कम से कम ये एक बड़ा लम्हा है पूरी दुनिया की राजनीति के लिए, और पूरी दुनिया में जो एक सत्ता का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो सीधे सीधे ईरान के फेवर में शिफ्ट हो गया है। क्या ये ज़्यादती होगी या अतिशयोक्ति होगी अगर मैं कहूँ कि ईरान एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर उभरा है आज? एक सोच है जो ये कह रही है, लेकिन उसी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, और मैं हमारे दोस्तों में वो लोग, मैं नाम नहीं दूंगा, जो ये कह रहे हैं कि ये तो ईरान ने तो अरब वर्ल्ड के खिलाफ पोजीशन ली है और अरब वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया है, और अरब वर्ल्ड की बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या ये आपके दोस्त ये भी बात कर रहे हैं कि अरब वर्ल्ड कैसे गुलामी कर रहा है अमेरिका की? ये वो इस बात का वो एहसास नहीं उनको होता, और उस पर मेरी उनसे डिस्कशन भी होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है, और मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो आप ये कह रहे हैं, आप एक भी मौका बता दें जहाँ दुबई में किसी पॉपुलेटेड सिविलियन पॉपुलेशन पर कोई हमला ईरान ने किया हो, या सऊदी अरेबिया में क्या हो, उन सब इलाकों पर किया जहां अमेरिकन इंटरेस्ट थे, जहां से ईरान को ख़तरा था। अब उसमें कहीं कोई ड्रोन गिरता है जिसको आप मार के गिराते हैं, उससे नुकसान पहुंचे हैं जगह जगह। दुबई में एक दो मौक़ों पर कुछ लोग उससे
हमारे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी उसमें मरे भी हैं 5-6 लोग, लेकिन कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है और ना वो टारगेट था जो ईरान ने बार बार कहा भी। मैं आपको भारत की विदेश नीति पे थोड़ा लाना चाहती हूँ, और ये बात भी कि इस लम्हे को इतिहास में दर्ज करना बहुत अहम है आज का दिन, ये दर्शक जो देख रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में लगातार देशों के बीच में जो सत्ता का संघर्ष है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन कोई एक ऐसा लम्हा आता है जो डेफिनेटिवली निर्णायक रूप से ये बताता है कि आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, और इसलिए नहीं कि अमेरिका अब तक सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर भी, देखिए पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा लायक और टैलेंटेड लोग जाके अमेरिका में काम करते हैं। ऐसे में एक ऐसा देश जो 50 साल से अमेरिका के सैंक्शंस के यानी पैरों के नीचे कुचला हुआ था, दबा हुआ था, वो किस शान से बाहर निकला है और उसने अपना एक नया निज़ाम, एक अपना नया प्रबंधन, अपना एक नया सिस्टम शुरू किया है। मुझे लगता है बहुत सारे दिन हमें गुजर जाएंगे इसे एनालाइज करने में कि इस जंग में इस संधि के क्या मायने हैं और ईरान की शर्तों पर संधि के क्या मायने हैं। मुझे लगता है कि शायद दुनिया में ये पहला देश फिलहाल है हमारी याददाश्त में जिसने घुटनों पे ले आया है ईरान को। अब मुझे ये बताइए, अमेरिका को घुटनों पे ले आया है कि अगर हम भारत की विदेश नीति की बात करें, पहली बात तो पाकिस्तान को बड़ा ही एक प्रोमिनेंट रोल मिल गया है। इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है जो नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान पीस नेगोशिएटर की तरह काम करे, जिस मुल्क की तारीख अपनी इस रोल से मैच नहीं करती। वो सिर्फ एक हालात ऐसे बने जिसमें लगता है कि हम लोगों को जो रोल प्ले करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हमने कहीं कुछ गलती की और उसका नहीं, मैं अपनी बात पे आऊंगी कि भारत ने क्या नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को ये रोल कैसे मिल रहा है? पाकिस्तान को रोल इससे मिल रहा है कि पाकिस्तान के, अब वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका कोई रोल है इसमें। रोल है मुनीर का, आसिम मुनीर ने कुछ कल्टीवेट किया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, क्योंकि वो हमने खबरें पढ़ी कि उनके साथ लंच किया और खाने किए और मुलाकात की मुनीर के साथ, और शहबाज शरीफ के साथ कैसे बिहेव किया ये भी वीडियो एक सर्कुलेट हुआ था कि इशारे से क्या बैठ जाओ, मतलब he almost insulted him in public. So but he knew that how relations have to be built, with whom he had to keep contact, and Pakistan had a strategic location where अमेरिका वांटेड कि पाकिस्तान एक रोल प्ले करे। तो आप कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकली जो पाकिस्तान की लोकेशन, यानी उससे जो ज्योग्राफिकली ईरान के साथ बॉर्डर का मिलना है, बिल्कुल इधर अफगानिस्तान के साथ भी मिलना है, तो वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारा रोल हम प्ले कर सकते थे, हमने इससे पहले भी इतिहास में किया है, और वो रोल हम लोग मिस कर गए। तो मैं अब इस बात पे आती हूँ कि कैसे हमारे लिए ये एक तरह की मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान ने एक तरह से भुना लिया है, शांति का नया मसीहा है इस पूरी जंग में। ये बात मैं कह रही हूँ, एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है, उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहाँ पर PCL देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर PCL पाकिस्तान सम लीग, आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। तो आप ये कह रहे हैं, मुझे कई बार मैं जब विशेषज्ञों से बातचीत करती हूँ, खासकर इस वक्त मुझे लगता है कि एशिया के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक प्रवीण साहनी, वो ये कहते हैं कि ये शानदार पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जीत है ये, कि एक ऐसा देश जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है, पॉलिटिकली भी आप देखें कोई डेमोक्रेसी मजबूत नहीं है, आबादी भी देखें तो बहुत कम है वहाँ की, मतलब स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है जो जिस तरह से उसको अहमियत मिल रही है ग्लोबल स्टेज पर। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान डिजर्व करता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो हम देख रहे हैं जो क्या है, अपने मुल्क के साथ क्या है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो उसका तो जिक्र हमने किया ही नहीं। इस लड़ाई के दौरान
लोगों को मारा, अस्पताल पे हमला किया, अफगानिस्तान में उसका जिक्र ही नहीं आया। हम बेचारी 175 बच्चियों का जिक्र करते रहे, जिसका करना चाहिए था, वो कोई नाजायज़ बात नहीं हमने किया, लेकिन उन 400 लोगों को हम भूल गए, जबकि तालिबान सरकार से मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आम लोगों से तो उन इंसानों से है जो अस्पताल में थे, जिनको नहीं मारना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। तो पाकिस्तान की तो ये रिसेंट हिस्ट्री रही है। तो बात यह है कि पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया है वो उन हालात का फ़ायदा उठाते किया जिसमें चाइना, जो उनका ट्रेडिशनल दोस्त है, एलाई है, इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया के दुश्मन है, उसके साथ तो वो हमेशा से हैं, वो एक नेक्सस बना इस बीच में। अमेरिका ज़ाहिर है यूज़ कर ही रहा है पाकिस्तान को, बावजूद चाइना और अमेरिका की यही बात कहने वाली थी मैं कि धुर विरोधियों के साथ दोनों का इस्तेमाल किया। तो ये एक बड़ी क्लेवर कहिए या बड़ा एक चालाक अंदाज कहिए जो पाकिस्तान ने अपनाया, जिसका उसको फ़ायदा पहुंचा। अभी फिलहाल तो फ़ायदा है ही, और आगे लॉन्ग रन में कितना होगा ये मालूम नहीं। आप सोचिए, दुनिया भर के सबसे बड़े नेता इस्लामाबाद में जुटेंगे एक दिन बाद, और वहाँ पर विश्व शांति की चर्चा होगी। विश्व शांति की चर्चा होगी। जो जिस मुल्क से आतंकवाद आइडेंटिफाइड है अपने मुल्क में, पड़ोसी मुल्कों में, हिंदुस्तान तो है ही उसके अंदर शामिल, और अफ़गानिस्तान, तो जहाँ पाकिस्तान का रोल ये रहा है वहाँ आज शांति दूत पाकिस्तान कहला रहा है, शांति लाने की। लेकिन उनकी डिप्लोमेसी की तो तारीफ करनी पड़ेगी। डिप्लोमेसी की तारीफ तो अब ज़ाहिर है आपको करनी पड़ेगा। अब आप कितना भी मजबूर रहे हो, आपने क्यों भी गलतियाँ की हो, चूक की हो, जो भी कुछ किया हो, आप तो नहीं मानेंगे आपने कोई गलती की। तो यानी पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी कि एक न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, और पाकिस्तान के मीडिएशन जो माहौल शाम तक था, जो लास्ट स्टेटमेंट, हम जब तक सोए हैं हिंदुस्तान में लोग, हमारे यहाँ जब रात हुई उस वक्त तक ट्रंप की जो ज़बान थी, लैंग्वेज थी, वो इतनी ख़तरनाक थी। तो हम तो सुबह उठ के सबसे पहले 5:30 बजे जब डेडलाइन ख़त्म हुई तो मैंने खोल के यही देखा कि भाई कुछ हुआ तो नहीं, उसमें ये सीज़फायर की खबर आई। तो इतना खौफ लोगों में था। हम जैसे लोग, जहाँ हमें बॉम्बिंग का भी ख़तरा नहीं है, तो उन लोगों ने कैसे रात गुजारी होगी जहाँ इस तरह के खतरे ज़ाहिर मंडरा रहे थे उन पर। वो तो ईरान तो रात गुजार रहा था जहाँ सड़कों पर एक शहादत का एक जश्न था। मैं उस पर भी आऊंगी, जिक्र करेंगे। मैं बिल्कुल इस पे आऊंगी कि कैसे वो देश बनता कैसे है, ऐसे कैसे बन जाते हैं ये देश। मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि मैं ईरान को जानती हूँ, जितना जानती हूँ उतना ही नहीं जानती हूँ। लेकिन पहले भारत की विदेश नीति पे मैं आती हूँ। अगर इस वक्त हमारे देश में, मैं तो पहले कहती हूँ बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आप सोचिए, ये गांधी का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, शांति की, विश्व शांति की कोई भी पहल होनी चाहिए, वो इस देश से शुरुआत होनी चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बात हो रही है शांति की पाकिस्तान में। अगर इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती, तो कैसे बातचीत होती? देखो, ये हिस्ट्री में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पर आप फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि नेहरू का जो वक्त था, नेहरू का जो पूरा पीरियड है, उसमें एक सियासत भी दूसरे तरह की थी, सियासी लोग भी दूसरी सोच के थे। तो जाहिर है कि जो आज हो रहा है वो नहीं होता। क्या सोचते? उस वक्त सोच ये थी कि एक तो डीकोलोनाइजेशन हुआ था, तभी बड़े बड़े मुल्क थे जो आज़ाद हुए और जिनके इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, जो आज़ादी के बाद अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। उन मुल्कों के नेता थे जवाहरलाल नेहरू। और उन मुल्कों में बहुत सारे मुल्क थे, जैसे इजिप्ट से लेके और यूगोस्लाविया और बहुत सारे नॉन अलाइंड पूरा जो ग्रुप है वो सब नेहरू की लीडरशिप में था। तो उस पीरियड में ज़रूरत थी नेहरू जैसी लीडर की, जो हिंदुस्तान ने वो प्लेटफॉर्म नेहरू जैसे लीडर को दिया, और नेहरू जैसा आदमी हमारे सामने आया उन सब प्रॉब्लम सॉल्व कर। आज की प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो वो लीडरशिप नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मैं कह रहा हूँ जिसको आप इंसानियत कहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि लेकिन इरफान हबीब साहब, मुझे बताइए कि एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूम रही है, जहाँ हमारा सबसे करीबी देश एक जेनोसाइडल स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट जिसका नाम है इजराइल, अगर वो हमारा सबसे करीबी देश, सबसे करीबी दोस्त है, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि हम ईरान और यूएस के बीच बैठ के शांति समझौता करेंगे? वो तो एक बड़ा मेजर ब्लंडर था ही।
ब्लंडर है या पॉलिसी है? पॉलिसी कहिए या जो भी है, वो मुझे नहीं लगता है कि ये ब्लंडर इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो मौका था, जिस वक्त ये कुछ हुआ, जो भी कुछ हमारे प्रधानमंत्री गए मिले और झपियाँ हुई, ये मौका नहीं था। रिलेशनशिप इजराइल के साथ तो अभी इसी ट्रिप से नहीं बनी है, उससे पहले भी होता रहा है, और उससे पहले भी हमारे इसलिए तो मैंने पॉलिसी कहा। हाँ, गलतियां तो माफ कर दी जाती हैं। ये तो कॉन्शियस अटेम्प्ट है। आप जाते हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और जाके वहाँ पर कुछ डिस्कशन होता है जिसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता। क्या डिस्कशन हुआ, क्यों गए, और क्यों ये प्रोग्राम बना, क्यों दो देश के एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ आप मिलने जा रहे हैं जिसके खिलाफ वारंट है, जो बहुत से यूरोपीय देशों में जा भी नहीं सकता, अरेस्ट हो जाएगा। आपके सारे क्यों के जवाब मेरे पास हैं। और इस सारे क्यों का सिर्फ एक जवाब है कि इजराइल हमारे लिए एक जो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एक एथनिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, वो तो है कि यहूदियों के लिए इजराइल है और हिंदुओं के लिए वो भारत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। वो सीधे तौर पर हम अपनी तमाम वैल्यूज़ और जो सिद्धांत हैं और मूल्य हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिर्फ एक हिंदुत्व स्टेट बनाने के लिए, जिसका सीधे तौर पर हम चारों खाने चित देख रहे हैं इस पूरी नीति को। तो अगर नेहरू होते तो क्या ये सीज फायर की पूरी बातचीत और विश्व शांति का केंद्र भारत होता? बिल्कुल होता, क्योंकि हम हमेशा रहे हैं केंद्र। और नेहरू ही नहीं, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के टाइम में भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए हैं। बताइए हमें। अब जैसे पूरा देखिए, बांग्लादेश का इशू देखिए, उसमें आप अमेरिका का जिक्र आप कर रही थी। अमेरिका के साथ इस तरह की जो हालात आज बने हैं, अमेरिका ने कभी ये फेस किया। तो मैंने वियतनाम का जिक्र किया। 1971 में जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या रोल प्ले किया, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है। और काफ़ी वीडियोस आजकल तो बहुत आए हैं कि इंदिरा गांधी गई और निक्सन से मुलाकात किए बगैर हिंदुस्तान आ गई, और लोगों ने कहा कि भाई ये आप इतने बड़े मुल्क के राष्ट्रपति से मिले बगैर और आप कैसे लौट के आ गई, क्योंकि वो क्राइसिस का टाइम था और इंदिरा गांधी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। और 7th फ्लीट का पूरा की धौंस अमेरिका ने दिया, सब कुछ हुआ। उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने वही किया जो तय किया हुआ था, और हिंदुस्तान ने अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव किया, बावजूद इसके कि अमेरिका थ्रेटन करता रहा। तो ये एक इस तरह की पॉलिसीज़, एक डिटरमिन्ड पॉलिसीज़, जिनमें हम बहादुरी भी देख सकते हैं, जिसमें हम कमिटमेंट भी देख सकते हैं कि हमारा कमिटमेंट था। अगर हम बांग्लादेशी लोगों के साथ, उनकी प्रॉब्लम के साथ अगर हमें खड़ा होना था तो हम खड़े हुए, और पाकिस्तान को डिवाइड किया, एक नया मुल्क बनाया, और अमेरिका की किसी थ्रेट को हमने न कबूल किया ना उसको एक्सेप्ट किया। तो अगर नेहरू होते तो वो ईरान के साथ खड़े होते, इजराइल के नहीं? नहीं, मैं नहीं लगता, समझता कि नेहरू का तो पोजीशन ही इजराइल के खिलाफ हमेशा से रही है। पैलेस्टाइन के सपोर्टर हमेशा से रहे। रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था ईरान तो इसलिए उसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स के कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है कि नेहरू ने तो वो हालात देखे थे, वो पॉलिटिक्स देखी थी। ही हैज़ गॉन थ्रू दैट पॉलिटिक्स। जब इजराइल की बुनियाद रखी गई और सेटलर्स को यहाँ से, यूरोप से और सारी दुनिया से इकट्ठा करके वहाँ भेजा गया और पैलेस्टीन स्टेट बनाई गई, पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस किया गया, तो ये तो नेहरू के सामने हुआ। नेहरू ने उसकी मुखालफत की, जगह जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बोले। तो इसलिए नेहरू का तो साथ खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ही रिप्रेजेंटेड अ डिफरेंट पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर। ही स्टूड विद द एग्रीव्ड, नॉट विद द एग्रेसर। वो पीड़ित के साथ खड़े होते थे। बिल्कुल। तो वो तो प्रताड़ित के साथ ना। हाँ। तो वो उनकी जो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि नेहरू को एज ए प्राइम मिनिस्टर आप ना देखें, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने से पहले, नेहरू ऑफ 1930s, नेहरू ऑफ 1940s, बिफोर 47, उस वक्त नेहरू की पोजीशन दुनिया में क्या है, अमंग स्कॉलर्स, अमंग साइंटिस्ट, अमंग डिप्लोमेट्स, अमंग स्टेट्समैन, अमंग हेड्स ऑफ स्टेट्स ना। उस वक्त तक नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन नेहरू बुलाए जाते थे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए, यूरोप में, अमेरिका में, साल में कई बार। तो वो क्यों बुलाए जाते थे? वो इसीलिए बुलाए जाते थे कि नेहरू रिप्रेजेंटेड स्टेट्समैनशिप, नेहरू रिप्रेजेंटेड अ वर्ल्ड व्यू,
which was acceptable to a large number of people. तो बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि नेहरू के साथ मिलके दुनिया को, नई दुनिया को बनाया जाए। डीकोलोनाइजेशन अगर होता है तो, क्योंकि वो प्रोसेस डीकोलोनाइजेशन का चल रहा था, जिसका नेहरू एक स्पोक्स पर्सन थे, और सोशलिज्म की बात करना, रेसिज्म के खिलाफ बोलना, तो ये तो नेहरू ने आवाज़ें उठाई अपने मुल्क के लिए नहीं, और मुल्कों के लिए भी। तो नेहरू रिप्रेजेंटेड अ वर्ल्ड which stood for empathy, which stood for oppressed. तो शोषित के साथ खड़े थे, शोषक के साथ नहीं। तो हमेशा से थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी थे। तो मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि नेहरू को आप प्रधानमंत्री के तौर पर आप क्यों देखते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री बनने से पहले का आप प्रोफाइल देखें ना, नेहरू की स्पीचेस पढ़ें, सब कलेक्टेड वर्क्स में मौजूद हैं। जी हाँ, और ये तमाम जो विश्वगुरु की हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, बिना एक विश्वगुरु नेता के कैसे बनेंगे? ये क्लेम्स से काम नहीं चलता ना, यू हैव टू परफॉर्म। अब मैं आ जाती हूँ ईरान के इतिहास पर। जो हमने पिछले 40 दिन में देखा है, ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, मैं तो कई बार ईरान जा चुकी हूँ। वो लोग भी जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं, जो पूरे तरीके से दुनिया को एक पश्चिमी वेस्टर्न लेंस से देखते हैं, और ईरान को, या हमें भी फॉर दैट मैटर, हमारे जो सिविलाइजेशन उसको पिछड़ा बताते हैं, औरतों के खिलाफ बताते हैं। एडवर्ड सईद जब ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि कैसे पूरे तरीके से न सिर्फ कि उन्हें, हम सबको एक चश्मा दे दिया गया है। कभी कभी मैं अपने आप को पाती हूँ कि मैं भी उस चश्मे का शिकार हूँ, उसी चश्मे से दुनिया को देख रही हूँ। ईरान में जो हमने पिछले 40 दिनों में देखा है, ईरान के भीतर अभी भी देखिए आप, कुछ ही घंटे पहले जब ये था कि ईरान के पूरे सिविलाइजेशन को हम धरती से मिटा देंगे और फिर दोबारा ये कभी देश वापस नहीं आएगा और सब कुछ ख़त्म कर देंगे, तब भी वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके इर्द गिर्द लोग ह्यूमन चेन बना रहे थे। इसके अलावा सड़कों पर एक पूरा, मैं सोच रही थी ये कैसा देश है, वहाँ जश्न हो रहा था, मातम नहीं, जश्न हो रहा था। ये सब कैसे हो रहा था? एक तो ईरान का जो पिछले 300-400 साल का इतिहास है, वो एक तो करबला से जुड़ा है, और करबला की जो शहादत है, सेक्रीफाइसेस हैं, उससे जुड़ा है। उससे बहुत सारे सबक ईरान को मिलते हैं, और बहुत सारे जो, क्योंकि ईरान एक अकेला शिया मुल्क जिसको कहना चाहिए, 90% से ज़्यादा लोग शिया आबादी है, और उसको वो रिप्रेजेंट करता है। उसमें एक तो तकलीफ़ झेलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यू कैन फेस क्रूएल्टी, यू कैन फेस डेंजर्स, यू कैन बी प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर अ लार्जर कॉज। तो ये एक शिया मज़हब में एक पूरा डॉक्ट्रिन है। और मैं तो इसको एक कल्ट कहता हूँ, जो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं मैं करता अक्सर। लेकिन ये एक मज़हब से ज़्यादा एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, और उस सोच में फियरलेसनेस आ जाती, बड़ी तादाद, बड़े लोगों में। वो लोग जो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने, उसमें मज़हब भी आ जाता है, अपने मज़हब के लिए, अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और वो डर उनके दिमाग से निकल जाता है बिल्कुल। तो ये एक ओवर द ईयर्स ये हुआ है ईरान के अंदर। ये जज्बा मौजूद है और लोगों पे भी, आपको कहीं और भी मिलेंगे। मज़हब में क्या होता है, शिया मज़हब में ये होता है कि साहब आपके यहाँ अगर कोई हादसा भी होता है, पर्सनल ट्रेजेडी भी होती है, तो यू इमर्स योरसेल्फ in the pain of Imam Hussain and his family, and you forget your own pain. So that is the spirit with which people live. और उस दर्द में से हौसला मिलता है, उस दर्द से हौसला बहुत मिलता है। कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना। हाँ, ये नहीं ये है कि आप जब उससे गुजरे हैं तो तभी आप समझ सकते हैं। यानी जुल्म से लड़ने का ईरान का इतिहास है, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, और उस जुल्म से लड़ने का जो इतिहास है वो आज के जालिम से लड़ने का हौसला पैदा करता है। बिल्कुल। लेकिन हौसले के अलावा ये जो पूरी ताकत है, ये जो तैयारी है, माना जा रहा था कि सीक्रेटली ईरान बहुत खुफिया तरीके से तैयार कर रहा था। ये सब चीज़ें तो
तो अलग हैं जो हम अब बात कर रहे हैं। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट एक फीलिंग है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उससे कोई लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो, किसी और का कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तैयारी का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ईरान, एक तो ये आपको मान के चलना चाहिए कि ईरान उन मुल्कों में है जहाँ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, साइंसेस जनरली वो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नया नहीं है, एक पुराना एक ट्रेडिशन है। बताइए हमें इस बारे में। जहाँ बड़ी तादाद में मैथमेटिशियंस हुए, साइंटिस्ट हुए, एस्ट्रोनॉमर्स हुए। तो ये जो दुनियावी इल्म है, साइंटिफिक इल्म ख़ास तौर से, उसको परसू करना, ये एक पर्शियन ट्रेडिशन रही है। आप जब इस्लाम में साइंस की बात होती है उसमें आप नाम ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब, एक बड़ी ट्रेडिशन है जिसमें पर्शियन स्पीकिंग लोग, उमर ख़य्याम से लेके इब्न सीना से लेके इमाम गज़ाली ना, ये सब पर्शियन स्पीकिंग लोग थे, ये अरब नहीं थे ना। तो ये तो ये कुछ नाम है, बहुत सारे नाम हैं और लिए जा सकते हैं। ये सब लोग आलिम लोग हैं जिन्होंने साइंस किया, मैथमेटिक्स की, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन किया। इब्न सीना जैसे लोग, एविसेना जिसको यूरोप कहता है। तो ये सब लोग थे जिन्होंने एक इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा, और पर्शियन ट्रेडिशन को। निशापुर में ऑब्जर्वेटरी थी बहुत बड़ी, मिडिवल पीरियड में, वहीं से इंस्पायर होके हमारा जयसिंह ने जंतर मंतर जो बनाए जगह जगह, वहीं से इंस्पिरेशन आती है। जिजे मोहम्मद शाही का एक पूरा इंस्पिरेशन वहीं से है। तो ये सब एक बैकग्राउंड है जो नॉलेज ट्रेडिशन को आप ब्रीफली आप देख सकते हैं। जो आज ईरान में हो रहा है पिछले कुछ बरसों से, लाइक अयतुल्लाह ख़ोमेनी के रेवोल्यूशन के बाद नहीं, उससे पहले भी, रज़ा पहलवी के टाइम में भी, जहाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो होती थी, क्योंकि रज़ा पहलवी तो अमेरिकन एजेंट था वेस्ट का, और वो तेल का पूरा एक ज़ख़ीरा था जो सौंप रखा था उसने। और बाकी जो कुछ आज़ादी लोगों को मिली हुई थी, जिसको लोग ये हमारे मुल्ला रिजीम कहती थी से शराबखोरी होती है या ऐसी होती है, वो अब ठीक है, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन परसूट ऑफ नॉलेज उस दौरान भी था। जब 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो एक बड़ी तादाद में लोग जो साइंस और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, वो भाग के यूरोप चले गए। यूरोपियन यूनिवर्सिटी आज भी हैं वहाँ पर, रिटायर भी हो गए बहुत से लोग। बड़े बड़े काम उन्होंने वहाँ पर किए, बड़े अवार्ड्स जीते। लेकिन जो लोग बचे पीछे, उनमें भी बहुत से लोग ऐसे रह गए जो इस इल्म को अपने सीने में छिपा के और अपनी अगली जनरेशंस को दे रहे हैं। तो उन्होंने उस इल्म को बरकरार रखा, यूनिवर्सिटीज़ को ज़िंदा रखा। सिर्फ ये हुआ कि वो मज़हब के नाम पर होने लगा कि वो सब लोग मजहबी लोग थे, तो नमाज भी पढ़ते थे, और तो रिलीजियस नेशनलिज्म एक तरह का। लेकिन उसके पीछे दैट वाज सपोर्टेड बाय, जो आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो एक परंपरा रही, एक पूरी रिवायत जो थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज बिल्डिंग, इस सब के दौरान इसका फल मिल रहा है ईरान को। उसका क्योंकि वो एक बेस था। 40 साल की जो सैंक्शंस रही, जो ऑलमोस्ट कट ऑफ रहा ईरान दुनिया से, उस पीरियड का इस्तेमाल बड़े कंस्ट्रक्टिवली ईरान ने अपनी डिफेंस के लिए किया। और ईरान जानता था कि एक वक्त आएगा कि उसको एक लड़ाई अमेरिका से लड़नी पड़ेगी। ये लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। क्या शानदार बात कह रहे हैं आप इस वक्त। हाँ, तो ये ईरान को ये एहसास था, लोगों को एहसास था कि क्योंकि वो पहले हो चुका है जिमी कार्टर के टाइम में, जो कुछ लोग जिनको वहाँ पर बंधक बनाया एम्बेसी में, और जिमी कार्टर ने कुछ वहाँ रेस्क्यू के लिए भेजा, और वो रास्ते में ही मार दिया गया, ख़त्म हो गया, नहीं पहुँच पाया। उसमें फिर वो रिलीजियस कलर उसका दिया गया कि साहब वो तो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, इसलिए वो, एनीवे दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन ये एहसास ईरानियंस को था कि अमेरिका से उनको एक कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ेगा कभी ना कभी, जिसकी तैयारी उनको करनी चाहिए।
जो उन्होंने इंडिजिनसली की विद द हेल्प ऑफ रशिया, चाइना। वो अब सामने आ रहे हैं कि किन किन लोगों ने उनको मदद की। जो भी अमेरिका का दुश्मन था वो ईरान को सरप्टिशियसली हेल्प करता था। इंडिजिनसली चीप, जो आप अब सुन रहे हैं, चीप ड्रोन्स बनाए, चीप मिसाइल्स बनाए, जो अमेरिका के यानी $2 बिलियन के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया $50,000 के जी। एक रडार अच्छा, से। फिर उनको उनको उनका उनका सेफ कीपिंग का ध्यान रखा, क्योंकि ईरान एक पहाड़ी मुल्क है। 60-70% तो पहाड़ हैं वहाँ पे चारों तरफ, उनके बीच में शहर है। तो उन पहाड़ों को में गुफाओं में ये सब छिपा के रखा गया। ये एहसास था कि इन पर अटैक होगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ की गई, और जिसका ज़ाहिर है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि असली विश्व गुरु तो ईरान है? हाँ, तो अब ज़ाहिर है कि अब आप देखिए तो मतलब एक जो अमेरिका जैसा विश्व गुरु, जो सही मानों में विश्व गुरु है ऑन सो मेनी काउंट्स। नहीं, मैं यहाँ पे भारत को लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो कहते हैं वो ये। आप देखिए हमारी विदेश नीति देखिए पिछले 1 दशक की। आप अगर गौर से सुनने की कोशिश करें जयशंकर जी को, नरेंद्र मोदी जी को, वो कहते हैं कि हमारी अपनी सभ्यता है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। हम पश्चिमी जो वैल्यूज़ और सिद्धांत हैं, लोकतंत्र के, मानववाद के, फेमिनिज्म के, लिबरलिज्म के, उन सबको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा अपना आइडिया है, हमारी अपनी साइंस है, टेक्नोलॉजी है। ये सब सिर्फ खोखली बातें करते रह गए। हमने तो कहीं पिछले 20-30 साल से कुछ बनाया नहीं। लेकिन ये चुपचाप अपना एक पैरेलल सिस्टम बनाते गए, और जब मौका आया, आपने कहा कि उन्हें पता था, तो ये लड़ाई फिलोसफिकल भी थी। हाँ, बिल्कुल। तो फिलोसफिकली भी तैयार कर रहा था ईरान अपने आप को इसके लिए? फिलोसफिकल तो था ही, मतलब पूरा एक एक्चुअली फिलोसफिकल लड़ाई तो बहुत पुरानी है। तो एक उसको तो अलग अलग बात की जा सकती है। नहीं, उस पर भी बात कीजिए। असली चीज़ यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या फिलोसफिकल लड़ाई है? नहीं, फिलोसफिकल लड़ाई तो ये है कि देखिए, मैं उस फिलोसफिकल लड़ाई के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन उस पर बात तो कर सकते हैं। हाँ। अब जैसे जो भी कुछ हमारी जो ये रिजीम थी आयतुल्लाह की, उसकी अपनी एक सोच थी, और उस सोच से हम डिसएग्री कर सकते हैं, और हम करते भी थे। मैं तो पब्लिकली उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया में नहीं, हमें सहमत होने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको इससे सहमत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उस पर बात कर सकते हैं। और लेकिन बात यह है कि उस सब के बावजूद जहाँ औरतों के हकूक़ पर कंट्रोल था, जो कहा गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी आप नहीं कर सकते थे। माइनॉरिटी राइट्स की बात होती थी। माइनॉरिटी राइट्स तो अब जो निकल के आ रहा है उसमें तो कुछ और निकल के आ रहा है। हम जो बहुत क्लेम करते हैं माइनॉरिटी का, मुझे लगता है कि ईरान एक्चुअली वाज ट्रीटिंग देयर माइनॉरिटीज मच बेटर देन अस। सुन्नीज बेटर है वहाँ पर, क्योंकि नॉट सुन्नीज, वहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियन चर्चेज हैं, वहाँ पे बहुत सारे ज्यूज हैं, जिस सिनेगॉग को लास्ट नाइट 2 दिन पहले इजराइल ने उड़ा दिया, वो तो सिनेगॉग है पुराना। तो वहाँ पर बड़ी तादाद में यहूदी हैं, और छोटी तादाद सिखों की भी है वहाँ पर। छोटी तादाद सिखों की भी। ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम तेहरान में देखिए सिख करते हैं वहाँ। गुरुद्वारे हैं बड़े बड़े वहाँ पर। और एक आप देखिए जो बड़ी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ईरान को जो सपोर्ट हिंदुस्तान में मिली, वो सिख कम्युनिटी से बहुत बड़ी तादाद में मिली। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अब खामनेई साहब की याद में एक बड़ा प्रोग्राम ईरान एम्बेसी कर रही है, ईरान एम्बेसी कर रही है ऑर्गेनाइज। और अच्छा। उसमें ईरान एम्बेसी के लोग अमृतसर जाके अकाल तख्त के लोगों को इनवाइट करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम के लिए। तो ये एक था। उसमें मैं किसी सिख का एक बयान पढ़ रहा था, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमें भी थी कि ये नेक्सस क्यों बन रहा है, ये इतनी मोहब्बत कैसे, मतलब ये क्या है। तो उन्होंने कहा, वही बात कहा जो हम भी बात कर रहे थे, कि हम जो शिया इस्लाम है उसमें जो शहादत का कंसेप्ट है, उस शहादत के कंसेप्ट से हम एग्री करते हैं। हम तो खुद शहादत को बहुत सैंक्टिमोनियस मांगते हैं, बहुत उसकी सैंक्टिटी हमारे उसमें है, उसके बड़ा सम्मान और इज्जत करते हैं शहादत के जज्बे को, जो शिया मज़हब में करबला के बाद आया। तो हम उसका सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पर ईरान में अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक शहादत के जज्बे को
को इज्जत देते हुए वो बाकायदा वो जो हकीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, हकीम इलाही साहब, डॉक्टर इलाही साहब, उनको बाकायदा रकाबगंज गुरुद्वारे में बुलाया। प्रोफेसर इरफान हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए कि आपने दर्शकों को वो सब बातें बताई। मुझे उम्मीद है जो इतिहास में बहुत कम लोग इन बात को जानते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।